बैठो बैठो। 13 अप्रैल साल 1919 अमृतसर का जालियांवाला बाग हत्याकांड मानवता को शर्मिंदा कर दी। एक ऐसी घटना का गवाह बना कि जिसने हमेशा के लिए गोरे अंग्रेजों के चरित्र पर काला दाग लगा दिया। इसी दिन जनरल डायर ने हजारों मासूम हिंदुस्तानी पर लगातार गोली चलवाई। यही नहीं, उन लोगों के भागने के तमाम रास्ते भी बंद कर दिए गए। सिपाही मौत के, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आगे जाकर क्रांतिकारी उधम सिंह ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश देने वाले जनरल डायर को गोली मार दिया और इस हत्याकांड का बदला ले लिया। लेकिन ये सवाल फिर खड़ा हुआ कि क्या सच में मरने वाला व्यक्ति वही था जिसने उस हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया? आखिर क्या है इस हत्याकांड के पीछे के क्रूर सच्चाई? वो कौन सी घटना थी जो इस हत्याकांड के जिम्मेदार थे? आज के इस किस्से में हम जानेंगे दिल दहला देने वाली एक सच्ची घटना। तो हमारे साथ आखिर तक जरूर बने रहिए ताकि आज की पीढ़ी भी जान पाए कि आजादी उतनी भी सस्ती नहीं है जितनी आसानी से आज हम इंजॉय कर रहे हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की भूमिका उस समय बननी शुरू हुई जब अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लगाया और देश भर में इसका विरोध शुरू हुआ। वो तारीख थी 10 अप्रैल जब रॉलेट एक्ट का विरोध चल रहा था और अंग्रेजों ने उस एक्ट का विरोध करने के लिए डॉक्टर सत्यापाल और सैफुद्दीन किस्रू को गिरफ्तार कर लिया। रॉलेट एक्ट को समय का काला कानून कहा गया। इस कानून का विरोध महात्मा गांधी ने भी किया था और उसके पास होते हुए पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध शुरू हुआ। रॉलेट एक्ट के इस कानून के मुताबिक अंग्रेज बिना किसी जांच पड़ताल और मुकदमे के जब चाहे किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके जेल भेज सकते थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किस्लू और डॉक्टर सत्यापाल की गिरफ्तार में आग में घी का काम किया। जनता का आक्रोश अपने मुकाम पर था, लेकिन तूफान से पहले वाली शक्ति छा गई। लोगों ने एक बड़े विरोध का प्रदर्शन करने के लिए 13 अप्रैल को सुबह जालियांवाला बाग में एक बड़ी सभा करने का निर्णय लिया। सारे के सारे लोग इकट्ठा होते, वहां पर रॉलेट एक्ट का विरोध होता और साथ ही इन दोनों गिरफ्तारी के विरोध में स्वर्ग मुखर हुए। जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल को होने वाली इस रैली की खबर जनरल रेजिनाल्ड डायर को पता चल गई। 13 अप्रैल पंजाब में बैसाखी का दिन भी था। वैसे भी पंजाब में बैसाखी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। लोग एक तरफ बैसाखी के जश्न मना रहे थे, अपने लोगों से मिल रहे थे और दूसरी तरफ सभा की तैयारी चल रही थी। लेकिन जनरल डायर ने इस सभा के खिलाफ पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने 12 अप्रैल को ही अतिरिक्त सैनिक बुलाकर अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली। सुबह का वक्त था, लोग बैसाखी के त्योहार के चलते खुशियां मना रहे थे और अपनों से मेल मिलाप करने के बाद लगभग 25,000 लोग जालियांवाला बाग में आम सभा के लिए इकट्ठा हो गए। इधर जनरल डायर भी अपनी पूरी सैनिक लेकर जालियांवाला बाग की तरफ चला गया। जालियांवाला बाग में भीतर जाने का एक ही रास्ता था। लोगों की सहनसभा हो चुकी थी और उन्हें मालूम भी नहीं था कि कब जनरल डायर अपनी पूरी सैनिक लेकर अंदर दाखिल हुआ और उसने जालियांवाला बाग के मुंह पर तोप रखकर उसने बंद कर दिया। इसके बाद अपने सैनिकों के पोजीशन लेने के बाद जनरल डायर ने सीधे लोगों पर फायर करने का आदेश दे दिया। बिना किसी चेतावनी के, बिना एक शब्द बोले जनरल डायर के आदेश का पालन करते हुए सैनिकों ने अपनी अपनी बंदूक का मुंह खोल दिया और लगातार गोलियां लोगों पर बरसने लगी। जालियांवाला बाग में जनरल डायर 50 राइफल और इतनी ही सैनिक लेकर पहुंचा था। इसका मतलब ये था कि वो पहले से डिसाइड करके आया था कि उसे क्या करना है। जवान इस दौरान लगभग 10 मिनट में 1600 राउंड फायर की। लोगों को न संभलने का मौका मिला न बचकर भागने की। जवान बिना रुके लगातार फायरिंग कर रहे थे। जनरल डायर ने आदेश ही कुछ ऐसा दिया था कि फायरिंग केवल बंदूक में गोली लोड करने के दौरान ही धीमी पड़नी चाहिए, वरना वहां मौजूद जवान लगातार लोगों पर फायर करते रहे। लोगों की अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी अपने अपने जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। लोगों ने वहां मौजूद कुएं में कूदकर अपना जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग दीवार पार कर भागना चाहते थे, मगर उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। जनरल डायर के सैनिकों ने हर किसी को चुन चुन कर मारने की कसम खा रखी थी। बाग के जिस कुएं में कूदकर लोग अपनी जान बचाना चाहते थे, उसमें से 120 इंसानों की लाशें निकाली गई। वहाँ कुआं कूदकर मरने वाले लोगों की खूनों से भर गई। कुएं को आज भी खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है। और इतना ही नहीं, उस बाग के दीवारों पर आज भी उस समय के गोलियों के निशान मौजूद है।
लगातार 10 मिनट हुई इस अंधाधुंधा फायरिंग के बाद जनरल डायर राक्षस की तरह हंसता हुआ वहां से बाहर चला गया। इतना ही नहीं, अब वो अमृतसर के सड़कों पर जो भी भारतीय नजर आता वो उसे भी गोली मार देता। मरने वालों को अपने तोप के पीछे रस्सी बांधकर घसीटता हुआ ले जाया गया। इस हत्याकांड के बाद अंग्रेज सरकार ने अपने आंकड़े जारी की। उन आंकड़ों के मुताबिक इस नरसंहार में लगभग 379 लोगों की मौत हुई, लेकिन मरने वालों की असली संख्या कुछ और ही थी। हकीकत में इस हत्याकांड में हजारों लोगों की जान गई। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चारों तरफ इस घटना की निंदा होने लगी और इस घटना की जांच की जिम्मेदार लेफ्टिनेंट माइकल ओडवेयर को दिया गया। गोली चलाने वाले जनरल डायर ने अपनी सभा में कहा कि गोली चलाना उसका मजबूरी बन गई थी, उससे अपने कर्तव्य का पालन किया। अगर वह गोलियां नहीं चलवाता तो वहाँ मौजूद भीड़ उसे मार देती। यह माशाल्लाह का उल्लंघन होता। माइकल ओडवेयर, जो कि इस मामले की जांच कर रहा था, वो जनरल डायर के इस जवाब में संतुष्ट हुआ। आगे जाकर इस मामले की जांच लाहौर के हंटर कमीशन को दिया गया। आखिरकार इस मामले में जनरल डायर को सही माना गया और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें प्रमोशन दिया। लेकिन इसके साथ ही साथ फाइनल रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जनरल डायर अब इंडिया नहीं आएंगे और उन्हें ब्रिटेन में रहकर अपनी सर्विस करनी होगी। इस हत्याकांड के दौरान सरदार उधम सिंह जालियांवाला बाग हत्याकांड में मौजूद थे। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि वो इतनी गोलियां चलने के बावजूद भी बच गए, लेकिन उन्होंने कसम खाई थी कि वो इस हत्याकांड का बदला जरूर लेगा। लेकिन इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी जनरल डायर साल 1927 में एक बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। लेकिन इस मामले की जांच करने वाला माइकल ओडवेयर अभी भी जिंदा था। इधर उधम सिंह प्रतिशोध के आग में जल रहा था। वो एक गरीब परिवार से थे। उन्होंने गगन पार्टी ज्वाइन की। उनके सर से माता पिता की साया पहले से ही उठ गया था, लेकिन उसका लक्ष्य माइकल ओडवेयर था, जो कि लंदन में था। जैसे ही जानकारी उन्हें मिली, वो लंदन जाने का जुगाड़ करने लगे और उन्हें बड़े का काम करना शुरू किया और कुछ पैसे इकट्ठा करने लगे। पैसा इकट्ठा करने के बाद वो अमेरिका गए। अमेरिका के बाद वहाँ से लंदन पहुँचे। लंदन में वो एक रेस्टोरेंट में काम करने लगे। रेस्टोरेंट में काम करते हुए पैसे जमा कर रहे थे ताकि बंदूक खरीद सके। इतने सब काम करने के चक्कर में उधम सिंह को पूरे 21 साल लग गए। आखिरकार फाइनली वो समय आ गया था जब उधम सिंह अपने लक्ष्य के करीब था। साल 1940 में लंदन के कैस्टन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की मीटिंग हो रही थी। इस मीटिंग में माइकल ओडवेयर भी पहुंचा था और उधम सिंह एक किताब में बंदूक रखकर ले गए। दरअसल किताबों के पन्नों को उन्होंने बंदूक की आकृति के बीच से काट लिया था और उन्हीं के बीच वो बंदूक छुपाकर ले गए थे। पंक्ति में सबसे आगे बैठे उधम सिंह माइकल ओडवेयर के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही माइकल ओडवेयर स्टेज पर आया तो उधम सिंह ने 3 गोलियां उनके सीने पे उतार दी। वो वहां से भागे नहीं, बल्कि वो वहीं पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि 21 साल बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया। उधम सिंह ने वहां अपनी गिरफ्तारी दे दी। उसके बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दिया गया। यहाँ ये बात ध्यान देने लायक है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से जो 2 अंग्रेज जुड़े हुए थे, उनके नाम काफी मिलते जुलते थे। उनमें से एक जो असली गुनहगार था, वो पहले ही अपनी बीमारी के चलते मारा गया, जबकि जिसने गुनहगार के जांच के दौरान बचाया, उन्हें अमर शहीद सरदार उधम सिंह ने मार दिया। हमारी आजादी के लड़ाई में अनगिनत शहीदों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। ये आजादी हमें बड़ी ही मुश्किल से मिली है और यह हमारा फर्ज है कि हम इस आजादी को हमेशा के लिए बनाए रखें। उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा होगा। धन्यवाद।